सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर के दौरान, कैसे डिसबर्समेंट्स देखने को मिले थे, क्या खास रहा सर? नमस्कार आशीष। हम लोगों ने परसों अपने तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स पब्लिश किए और इस पूरे वित्तीय वर्ष 26 में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन मोड पे अपना काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ भारतीय रेल को ही डिसबर्समेंट नहीं कर रहे थे, इसके अलावा जो रेलवे इकोसिस्टम में और भी एसेट्स हैं उनको हम डिसबर्स कर रहे थे। तो जैसा आपने कहा, इस वर्ष हमने शुरू में 60,000 करोड़ एसेट सैंक्शन करने का गाइडेंस दिया था और 30,000 करोड़ का हमने गाइडेंस दिया था कि हम डिसबर्स करेंगे। हालांकि हमारे पास कोई पाइपलाइन शुरुआत में नहीं थी। मुझे खुशी है कि Q3 के एंड तक ही हम लोगों ने 60,000 से अधिक का एसेट सैंक्शन कर दिया है रेलवे इकोसिस्टम के विभिन्न एसेट्स के लिए, और डिसबर्समेंट भी Q3 में जोरदार तरीके से पिकअप किया और हम लोगों ने जो Q3 के अंत तक करीब 22,000 करोड़ का डिसबर्समेंट कर दिया है। जो गाइडेंस के हिसाब से एसेट्स सैंक्शन करने के गाइडेंस को ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं और Q4 में जो भी नए एसेट्स हम सैंक्शन करेंगे वो ओवर एंड अबव दिस होगा। और डिसबर्समेंट में भी हमने जो 30,000 करोड़ का टारगेट दिया था, हम ऑन ट्रैक हैं। ऑल राइट। और सर एसेट क्वालिटी तो मैं देख रहा था कि आपके जो नेट एनपीएस हैं लाजवाब है, आज तक बिल्कुल जीरो नेट एनपीएस देखने को मिले एसेट क्वालिटी के लिहाज से। लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन मार्केट उम्मीद रख रहा है क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू फिलहाल के लिए रेलवे से आती है। क्या लग रहा है इसमें और क्या डाइवर्सिफिकेशन की गुंजाइश है? देखिए आशीष, हम लोगों ने शुरू में ही अपना प्लान जो है वो सबसे शेयर किया था कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में काम करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हम प्राइवेट एंटिटीज के एसेट्स को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि जो केपेक्स का, जो पूरे देश का जो केपेक्स का खर्चा है, उसका करीब करीब 70% जो केपेक्स है वो या तो गवर्नमेंट एंटिटीज सीधा खर्चा कर रहे हैं या अपने सीपीएससी पीएसयू के थ्रू कर रहे हैं। तो ये प्लैटर बहुत बड़ा है और क्योंकि हम लोगों का कोर कॉम्पिटेंस जो है वो गवर्नमेंट एसेट्स को अप्रेज करने में है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में काम करेंगे वैसे एसेट्स के लिए जिसका रेलवे से कहीं ना कहीं बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेजेस है। तो अभी पावर वैल्यू चेन में हम जेनकोज और ट्रांसकोज को लेंड कर रहे हैं, हम डिस्कॉम को लेंड नहीं करते हैं। पोर्ट और पोर्ट कनेक्टिविटी, ये दोनों को हम लेंड करने का प्लान किए हुए हैं। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो रेलवेज और कोई भी रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट्स है, जहां पहले बाइलेटरल और मल्टीलेटरल की ही फंडिंग होते थे, उनको हम डोमेस्टिक लेंडिंग का सोल्यूशन देना चाहते हैं। आपने फॉलो किया होगा, अभी पिछले महीने में हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक वर्ल्ड बैंक का लोन था 10,000 करोड़ का, और डॉलर लोन को हमने रुपी में रीफाइनेंस किया। तो ये मॉडल आगे चल के आप देखेंगे कि हम पूरे रेलवे इकोसिस्टम में डाइवर्सिफाई करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ भारतीय रेलवेज के लिए हम सोल फाइनेंसिंग आर्म रहेंगे। उनको कोई भी आवश्यकता एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज की होगी तो उसकी भी हम जिम्मेदारी लेते हैं और उनके जो नीड्स को भी हम पूरा करेंगे। ऑल राइट। अच्छा, फोकस रेलवे पर है, ठीक बात है, लेकिन रेलवे के अलावा जो इन सेक्टर्स की बात आपने की, जैसे पोर्ट्स है, आप पावर की भी बात कर रहे थे, तो इस पे डिसबर्समेंट्स कैसे रहेंगे? क्या टारगेट मिक्स आप देख रहे हैं और क्या मार्जिन्स रेलवे से बेहतर होते हैं इसमें? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो इस कंपनी को जो बेनिफिट दिख रही है, जो कि पहली बार हम लोगों ने शुरू किया, वो ये है कि रेलवे में देखिए कॉस्ट प्लस मॉडल था। वहां पे जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता था उस पे सिर्फ 40 पैसे मुझे मिलते थे रोलिंग स्टॉक के फंडिंग के लिए और प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 35 पैसे मिलते थे। हमने जब कंपीट करना शुरू किया आरएफपी के थ्रू वैल्यू सिस्टम में, चाहे वो पावर सेक्टर में हमने कंपीट किया या पोर्ट में किया या हम रेलवे के सिस्टम में जब हम काम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहां हमारा मार्जिन जो है, बिकॉज हमारा ओवरहेड कॉस्ट बहुत कम है और हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बाकी लोगों से, क्योंकि हम जीरो एनपीए कंपनी वो कम है, तो हमारा मार्जिन 100 से 120-30 पैसे तक आ रहा है, जो कि करीब करीब 3 गुना के आसपास है जो रेलवे के मार्जिन हमें मिलते थे। इसीलिए जो मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, निम जो है, वो लगातार सुधार की तरफ है और हमें ऐसा लगता है कि आगे वाले वर्षों में ये जो डाइवर्सिफिकेशन का प्लान हमने शुरू किया है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा और हमारा एक बॉलपार्क टारगेट है कि करीब करीब 30,000 करोड़, क्योंकि हम पहले ही साल में कर चुके हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन मोड से कम 30,000 करोड़ का डिसबर्समेंट अगले 5 से 7 वर्षों तक हमें दिख रहा है कि होता रहेगा। और रेलवेज के इकोसिस्टम से जो अगर जरूरत पड़ेगी वो ओवर एंड अबव हमें मिलेगा और वो कॉस्ट प्लस मॉडल पे रहेगा। तो ये दोनों मिक्स प्लान आगे चलेगा
जिससे हमें लगता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट भी मेरा बेहतर होता जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा बेहतर होता जाएगा, और ऑब्वियसली पैट इस कंपनी का जो है कंसिस्टेंटली मुझे लगता है पिछले 3 क्वार्टर में हम 10% के रेट पर ग्रो किए हैं। आगे भी पैट का ग्रोथ इस कंपनी के लिए कंसिस्टेंट चलता रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बिल्कुल कंसिस्टेंट पैट की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और जो डाइवर्सिफाइड एसेट्स हैं यहाँ पर मार्जिन्स भी बेहतर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।